Lord Cornwallis introduced major reforms that reshaped British administration in India. लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश भारत की पूरी प्रशासनिक इमारत को डिजाइन किया। एक ऐसा डिजाइन जो 100 साल से भी ज्यादा तक टिका रहा। तो चलिए आज इन्हीं सुधारों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक शख्स ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को सीमेंट कर दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि कॉर्नवालिस आखिर थे कौन, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स को समझेंगे। इसके बाद उनके सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल कदम यानी परमानेंट सेटलमेंट की पड़ताल करेंगे और आखिर में उनकी विरासत का पूरा लेखा जोखा देखेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस इंसान से जिसके पास एक प्लान था। देखिए, उनके सुधारों को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे और जब वो भारत आए तो यहाँ के हालात कैसे थे। ये जानना काफी दिलचस्प है कि भारत आने से ठीक पहले कॉर्नवालिस ने अमेरिकी क्रांति में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने यॉर्कटाउन में सरेंडर किया था। सोचिए, एक बड़ी हार के बावजूद ब्रिटिश सरकार को उनकी काबिलियत पर कितना भरोसा था। तभी तो 1786 में उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और साथ में दी गई जबरदस्त शक्तियां ताकि वो बड़े बदलाव ला सकें। तो आखिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन? वो एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट, एक अनुभवी मिलिट्री कमांडर और एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। भारत में उनका मिशन बिल्कुल साफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को जड़ से उखाड़ना, लैंड रेवेन्यू के मसले का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना और एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम बनाना। आसान भाषा में कहें तो उन्हें ब्रिटिश इंडिया की पूरी सरकारी मशीनरी को ओवरहॉल करना था। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस के सुधारों के पहले पिलर की, एडमिनिस्ट्रेशन का रीडिजाइन। उस वक्त कंपनी का प्रशासन सच पूछिए तो भ्रष्टाचार और अकुशलता में डूबा हुआ था। कॉर्नवालिस का पहला काम था इस गंदगी को साफ करना। उन्होंने समस्याओं को सुलझाने का एक बड़ा सीधा साधा तरीका अपनाया। भ्रष्टाचार से निपटना था, ठीक है, अधिकारियों की सैलरी इतनी बढ़ा दो कि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत ही ना पड़े। अधिकारी अपना प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे थे, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और सिस्टम में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए उन्होंने सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन का सिस्टम शुरू किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कॉर्नवालिस ने एक प्रॉपर पुलिस फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा किया। उन्होंने जमींदारों से पुलिसिंग की पावर छीन ली और इसे कंपनी के कंट्रोल वाली एक प्रोफेशनल फोर्स को दे दिया। हर जिले को थानों में बांटा गया और हर थाने का इंचार्ज बनाया गया एक भारतीय अफसर, दारोगा। और मजे की बात यह है कि ये जो थाना और दारोगा सिस्टम है ना, इसकी झलक हमें आज भी अपने पुलिस सिस्टम में मिलती है। चलिए अब आते हैं उनके सुधारों के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ पर, जुडिशरी का पूरा कायापलट। इसे जाना जाता है 1793 के मशहूर कॉर्नवालिस कोड के नाम से, जिसने भारत के लीगल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कॉर्नवालिस कोड था क्या? असल में इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत था शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के काम को जुडिशियल कामों से बिल्कुल अलग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टर टैक्स वसूलता था वो अब जज बनकर फैसला नहीं सुना सकता था। इस कदम का मकसद था सिस्टम में निष्पक्षता लाना। यहां देखा जा सकता है कि उन्होंने कितना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे नीचे थी मुंसिफ की अदालतें, जहां भारतीय जज छोटे मोटे मामले देखते थे। उसके ऊपर रजिस्ट्रार कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट और फिर सबसे टॉप पर कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालत। ये एक साफ सुथरा पदानुक्रम था जिसने पूरी न्याय प्रणाली को एक सिस्टम में बांध दिया। अब हम पहुंचते हैं कॉर्नवालिस के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित सुधार पर, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। ये ब्रिटिश भारत के लिए उनकी नई व्यवस्था का, कह सकते हैं कि आधारशिला थी। ये साल, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, 1793। इसी साल कॉर्नवालिस कोड के साथ साथ परमानेंट सेटलमेंट भी लागू हुआ। एक ऐसा कदम जो भारत के ग्रामीण समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या? आसान शब्दों में समझें तो कंपनी ने जमींदारों को जमीन का परमानेंट मालिक बना दिया। इसके बदले में जमींदारों को कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा के लिए रेवेन्यू के तौर पर देना था। और इसका सबसे भयानक नतीजा ये हुआ कि जो किसान सदियों से अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे, वो रातों रात अपनी ही जमीन पर किराएदार बनकर रह गए, बिना किसी अधिकार के। तो सवाल उठता है कि इन सारे सुधारों का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? चलिए अपने आखिरी हिस्से में कॉर्नवालिस की विरासत को तौलते हैं, उनकी सोची हुई कामयाबियों को भी और उन अनचाहे नतीजों को भी।
ये चार्ट कहानी को काफी अच्छे से बयां करता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इन सुधारों ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चट्टान की तरह मजबूत बना दिया। हाँ, उन्होंने एक वफादार जमींदार क्लास भी तैयार कर दिया जो ब्रिटिश राज का पक्का समर्थक था। लेकिन ये सब किसकी कीमत पर हुआ? किसानों की, जिनकी भलाई इस नए सिस्टम में सबसे नीचे दब कर रह गई। और यहीं पर इतिहासकार पीई रॉबर्ट्स की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। यह हमें याद दिलाता है कि कॉर्नवालिस ने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया था। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स जैसी लोगों द्वारा रखी गई नींव के ऊपर एक मजबूत टिकाऊ इमारत खड़ी की। इस लिहाज से वो एक रिफॉर्मर से ज्यादा एक आर्किटेक्ट थे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो याद रखने वाली हैं। लैंड रेवेन्यू के लिए परमानेंट सेटलमेंट 1793, जुडिशरी के लिए कॉर्नवालिस कोड और सेपरेशन ऑफ पावर्स, पुलिस के लिए दारोगा सिस्टम और सिविल सर्विस के लिए बढ़ी हुई सैलरी और प्राइवेट ट्रेड पर बैन। बस यही हैं कॉर्नवालिस के सुधारों के मेन पिलर्स। और हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक एफिशिएंट, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तो बना दिया, लेकिन क्या एक बेहतर सिस्टम बनाने के इस धुन में इंसाफ की भावना, खासकर आम भारतीय किसान के लिए, कहीं पीछे छूट गई? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिस पर आज भी बहस होती है।